हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे SJF दैट इज़ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। सो व्हाट विल बी द कंटेंट्स इन टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम लोग SJF का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, SJF किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ SJF, नेक्स्ट कंटेंट विल बी डिसएडवांटेजेस ऑफ SJF एंड उसके बाद हम दो एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल रहेगा नॉन प्रीएम्प्टिव CPU शेड्यूलिंग का और सेकेंड एग्जांपल रहेगा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का। जैसे कि आप सभी को पता होगा FCFS इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव, सो FCFS में प्रायोरिटीज़ प्रोसेस की मैटर नहीं करती। FCFS में हमने सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव का एक एग्जांपल देखा है, लेकिन SJF नॉन प्रीएम्प्टिव पे भी वर्क करता है और प्रीएम्प्टिव पॉलिसी पे भी वर्क करता है। सो इसलिए SJF के दो एग्जाम्पल से पहला कंटेंट हम देखने वाले हैं SJF किस तरह से वर्क करता है, वर्किंग एग्जैक्टली कैसे होता है SJF का। सो in SJF scheduling, that is shortest job first scheduling, the process with the lowest burst time among the list of available processes in the ready queue is going to be scheduled next। मतलब जो कोई भी प्रोसेसेस अवेलेबल होगी रेडी क्यू में एग्जीक्यूशन के लिए, तो उन अवेलेबल प्रोसेसेस में से जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम मतलब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम स्पैन मतलब बर्स्ट टाइम। तो जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, आपको नाम पे से भी समझ में आ जाता है कि जिस प्रोसेस का जॉब टाइम या बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट होगा उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। इसी पॉलिसी के ऊपर आपका बेस है SJF एल्गोरिदम। दिस शेड्यूलिंग मेथड कैन बी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, यह भी डिपेंड करता है। अगर प्रोसेसेस की प्रायोरिटीज़ आपको दी है या फिर अराइवल टाइम दिया है तो इट विल बी प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम, एंड प्रोसेसेस की प्रायोरिटीज़ अगर मैटर नहीं करती है, प्रायोरिटीज़ अगर नहीं गिवन है, तो SJF नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। सो SJF मेथड कैन बी प्रीएम्प्टिव एज वेल एज नॉन प्रीएम्प्टिव। Preemptive mode of shortest job first is called as shortest remaining time first. Preemptive mode of SJF is also known as shortest remaining time first, that is SRTF, shortest remaining time first. It significantly reduces the average waiting time for other processes awaiting execution. FCFS में waiting time बहुत ज़्यादा लगता है। FCFS simplest algorithm है बट efficient नहीं है, और FCFS से अगर कंपेयर किया जाए तो SJF रिक्वायर्स मिनिमम वेटिंग टाइम, इट रिक्वायर्स lesser waiting time than the FCFS algorithm. It is very difficult to predict the burst time needed for a process, hence this algorithm is very difficult to implement because non preemptive और preemptive भी दोनों पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करता है। अगर preemptive पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो एक प्रोसेस को स्टार्ट होने से लेके उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म होने तक, मतलब उसको कितना बर्स्ट टाइम लगने वाला है, ये जान पाना, ये डिटरमाइन कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और इसी कारण के वजह से SJF बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। नाउ एडवांटेजेस ऑफ SJF के एडवांटेजेस क्या क्या है। सो फर्स्ट वन इज़ SRTF, दैट इज़ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो कि है प्रीएम्प्टिव SJF को SRTF दैट इज़ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी कहा जाता है। सो SRTF इज़ ऑप्शनल एंड गारंटीज द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। SRTF ऑप्शनल है, आप लोग SJF प्रीएम्प्टिव मेथड से ही अप्लाई करो ये ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ वाई SRTF इज़ ऑप्शनल एंड SRTF guarantees you the minimum average waiting time. Also, second advantage is it provides a standard for other algorithms since no other algorithm performs better than it. मतलब minimum average waiting time आपको SJF ही provide करेगा। Now let's move towards the disadvantages of SJF. SJF के disadvantages क्या क्या है। सो उसमें फर्स्ट है इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फिजिकली सिंस बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेसेस कैन नॉट बी नोन इन एडवांस। अभी एक प्रोसेस को खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है ये आपको पहले पता नहीं होता। इन एडवांस यू डोंट नो अबाउट द बर्स्ट टाइम ऑफ each and every process. That's why it is practically impossible to implement the SJF algorithm. सेकेंड वन इज़ इट लीड्स टू स्टार्वेशन फॉर प्रोसेसेस विथ लार्जर बर्स्ट टाइम। स्टार्वेशन मतलब क्या कि CPU के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है प्रोसेसेस को। अगर एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा हुआ तो जब उस ज़्यादा बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस ने CPU अगर अलोकेट करके रखा है, CPU को अगर होल्ड करके रखा है, तो बाकी की प्रोसेसेस को इंडेफिनाइटली
वेट करना पड़ सकता है CPU के लिए, और इस सिचुएशन को कहते हैं स्टार्वेशन, और SGF लीड्स टू स्टार्वेशन ऑफ प्रोसेसेस. Priorities cannot be set for the processes. Here in SGF algorithm priorities cannot be set. अगर priorities set नहीं की है तो ऐसे टाइम पे नॉन प्रीएम्प्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंट करके आपको SGF इंप्लीमेंट करना पड़ता है. एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज प्रोसेसेस विथ लार्जर बर्स्ट टाइम हैव पुअर रिस्पॉन्स टाइम. जिन प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम लार्ज होगा उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है. क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम मतलब क्या कि प्रोसेस की रिक्वेस्ट इम्प्लीमेंट होने से लेके प्रोसेस का जब तक फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं होता आता तो वो जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स टाइम. ठीक है, तो जिन प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम ज़्यादा होगा उनका ऑब्वियस है कि रिस्पॉन्स टाइम कम होगा. सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ SGF. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल. अभी फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हम देखने वाले हैं नॉन प्रीएम्प्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंट करके. यहाँ पे आपको 5 प्रोसेसेस दी है P1 से लेके P5 तक. P1 का अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम आपको गिवन है, मतलब इन पांचों प्रोसेसेस का अराइवल टाइम भी गिवन है और बर्स्ट टाइम भी गिवन है. अभी नॉन प्रीएम्प्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंट करके आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है. नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब एक बार एक प्रोसेस को आपने CPU अलोकेट कर दिया तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म होने तक वो CPU को नहीं छोड़ेगी. ठीक है, ये होता है नॉन प्रीएम्प्टिव पॉलिसी. तो अभी इस टेबल में आपको 5 प्रोसेसेस गिवन है, P1, P2, P3, P4 एंड P5. पाँचों प्रोसेसेस के अराइवल टाइम गिवन है और पाँचों प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम गिवन है. अभी देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल में पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल में इतना एक टेबल आपको गिवन होता है. मैंने आपको FCFS के दौरान बताया था कि जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, जब एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ दिस जैंट चार्ट. सबसे पहले आपको उस टेबल के बेसिस के ऊपर एक जैंट चार्ट क्रिएट करना होता है, और जैंट चार्ट एक बार आपका रिप्रेजेंट हो गया तो आप फिर वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. सो अभी यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम गिवन है, मतलब जब भी आप प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चेक द अराइवल टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस. सबसे पहले आपको अराइवल टाइम चेक करना पड़ेगा. स्टार्ट करना होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना होता है. सो अराइवल टाइम चेक करिए. 0th पोजीशन पे आपके पास कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है? 0th पोजीशन पे सिर्फ P4 प्रोसेस अवेलेबल है. तो सबसे पहले हम लोगों ने P4 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया. अभी P4 का बर्स्ट टाइम आपको गिवन है जो कि है 6. सो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है, मतलब एक बार आपने P4 का एग्जीक्यूशन 0th पोजीशन से स्टार्ट किया तो उसका बर्स्ट टाइम जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आप दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करोगे. सो P4 का बर्स्ट टाइम गिवन है 6, तो 0 से लेके 6 तक हम लोगों ने P4 एग्जीक्यूट की. अभी यहाँ पे बर्स्ट टाइम चेक करने के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि 0th पोजीशन पे एक ही प्रोसेस अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है कि उसी को आपको एग्जीक्यूशन के लिए लेना पड़ेगा. अभी 0 से लेके 6 पॉइंट तक आप आ गए. अभी यहाँ पे फिर से टेबल में चेक करिए 6th पोजीशन किसी का अराइवल टाइम है क्या? 6 पॉइंट पे कोई आ रही है क्या सिस्टम में? क्योंकि 6th पोजीशन के पहले ही सभी बाकी की प्रोसेसेस सिस्टम में अभी ऑलरेडी आ चुकी है. सो P4 का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो गया है और सारी बाकी की रिमेनिंग प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड P5 सिस्टम में अवेलेबल है. अभी आप कंपेयर कर सकते हो बर्स्ट टाइम के बेसिस के ऊपर. अभी P1 आपके पास है, P2 आपके पास है, P3 भी है और P5 भी है. अभी इन 4 प्रोसेस में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? तो P1 का है. तो इसीलिए अभी 6 पोजीशन पे हम लोगों ने P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया. P1 का बर्स्ट टाइम है 1. सो 6 से लेके 6 + 1 7 पॉइंट तक हमने P1 का एग्जीक्यूशन किया. अभी P4 हो गया, P1 भी हो गया. अभी अवेलेबल प्रोसेसेस है P2, P3 एंड P4. अभी P2, P3 एंड P5 में से सबसे कम बर्स्ट टाइम है P3 का. सो हम लोग यहाँ पे 7 पोजीशन पे P3 को एग्जीक्यूट करेंगे. 7 + P3 का बर्स्ट टाइम आपको क्या दिया है? 2. सो 7 + 2 9. सो 9th पोजीशन तक हमने P3 का एग्जीक्यूशन किया. अभी अवेलेबल प्रोसेसेस है P2 और P5. P2 और P5 में सबसे कम बर्स्ट टाइम P5 का. सो 9th पोजीशन से P5 का एग्जीक्यूशन हमने स्टार्ट किया. P5 का बर्स्ट टाइम है 3 यूनिट्स, तो 9 + 3 12 पोजीशन तक आपने P5 एग्जीक्यूट किया. अभी रिमेनिंग एक ही प्रोसेस है जो कि है P2 का बर्स्ट टाइम है 4. सो 12 + 4 16 तक आपने P2 को एग्जीक्यूट किया. समझ में आया? टेबल के बेसिस के ऊपर आप इजीली ये जैंट चार्ट क्रिएट कर सकते हो.
अभी आपको टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। एग्जिट टाइम को ही आप कंप्लीशन टाइम भी बोल सकते हो। सो एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, इससे आपका टर्न अराउंड टाइम निकल जाता है। और वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, इससे आपका वेटिंग टाइम भी निकल जाता है। सो यहाँ पे सब कैलकुलेशंस करके देखिए। P1 का एग्जिट टाइम था 7, जैसे आप इस जैंट चार्ट में देख सकते हो। P1 कंप्लीट कब हुई? 7th पोजीशन पे। सो P1 का एग्जिट टाइम 7 और P1 का अराइवल टाइम क्या था? 3। सो 7 माइनस 3 4। अभी P1 का वेटिंग टाइम मतलब टर्न अराउंड टाइम विच इज़ 4 माइनस टर्न अराउंड टाइम विच इज़ 4 माइनस बर्स्ट टाइम। सो 4 माइनस 1 3। और इस तरह से पूरी सारी प्रोसेसेस का टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम यहाँ पर कैलकुलेट किया है। एक बार सभी प्रोसेसेस के टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम आपके पास आ गए कि फिर आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, जो यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम विल बी 8 यूनिट्स एंड एवरेज वेटिंग टाइम विल बी 4.8 यूनिट्स। ये हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव एसजीएफ एल्गोरिथम। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखने वाले हैं, सेम एग्जांपल है, सेम टेबल है, बट प्रीएम्प्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंट करके अभी हम लोग एसजीएफ का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो टेबल वही है, P1 टू P4, P1, P2, P3, P4 एंड P5, ये 5 प्रोसेसेस आपको दी है। अराइवल टाइम भी गिवन है और बर्स्ट टाइम भी गिवन है। 0th पोजीशन पे एक ही प्रोसेस अवेलेबल है जो कि है P4। सो जैंट चार्ट में आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया P4 से। P4 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया 0th पोजीशन से, 0 से 1 तक आप गए और फर्स्ट पोजीशन में आपके पास और एक नई प्रोसेस आ जाती है जिसका अराइवल टाइम 1 है, और एक नई प्रोसेस आ जाती है जो कि है P2। अभी P4 और P2 में से कम बर्स्ट टाइम किसका है? P2 का। तो इसीलिए आप इस फर्स्ट पोजीशन से P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। यहाँ पे प्रायोरिटीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो P4 का एग्जीक्यूशन 0 से 1 तक आपने किया। फर्स्ट पोजीशन पे P2 भी सिस्टम में आ गई। P2 का बर्स्ट टाइम कम था तो इसलिए आपने P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। अभी P2 का एग्जीक्यूशन आपने किया 1 से सेकेंड पॉइंट तक आप गए। सेकेंड पॉइंट पे आपके पास और एक प्रोसेस आ जाती है जो कि है P5। अभी P2 का एग्जीक्यूशन 1 यूनिट हो गया है, मतलब P2 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम क्या रहा? 3। और सेकेंड पोजीशन पे नई प्रोसेस आई P5 जिसका भी बर्स्ट टाइम है 3। तो आप P2 का ही एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करोगे सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक। अभी थर्ड पॉइंट पे और वो एक नई प्रोसेस आ जाती है जो कि है P1। अभी P1 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, मतलब P2 से भी कम है, P4 से भी कम है और P5 से भी कम है। तो इसलिए आपने यहाँ पे P2 को ड्रॉप किया और P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। P1 का बर्स्ट टाइम है 1 यूनिट, सो 3 + 1 4। यहाँ पे P1 का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी फोर्थ पोजीशन पे और नई प्रोसेस आ जाती है सिस्टम में जो कि है P3। अभी P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, आपके पास है अभी P2 जिसका बर्स्ट टाइम 2 यूनिट्स रिमेनिंग है, क्योंकि P2 2 यूनिट्स यहाँ पे ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं। 1 + 2 3, मतलब 2 यूनिट्स P2 के ख़त्म हो चुके हैं और P2 का टोटल बर्स्ट टाइम था 2। सो 2 - 2 2, इसलिए P2 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम यहाँ पे है 2। P3 को आपने एग्जीक्यूट किया ही नहीं अब तक, तो P3 का भी बर्स्ट टाइम है 2। P4 का एग्जीक्यूशन 1 यूनिट तक किया, सो P4 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम विल बी 5। और P5 का भी एग्जीक्यूशन किया नहीं है, सो P5 का बर्स्ट टाइम है आपके पास 3। अभी P2, P3, P4 और P5 में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किस प्रोसेस का है? P2 और P3 का, जो कि सेम ही है 2 तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया 2 यूनिट्स तक। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया 2 यूनिट्स तक। उसके बाद P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया 2 यूनिट्स तक। अभी P1 का भी एग्जीक्यूशन हो गया, P2 का हो गया और P3 का भी हो गया। अभी आपके पास प्रोसेसेस बचती है P4 और P5। अभी P4 और P5 में से कम बर्स्ट टाइम, P4 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम था 5 और P5 का बर्स्ट टाइम गिवन है 3, सो कम बर्स्ट टाइम है P5 का। सो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे P5 का एग्जीक्यूशन किया 8 + 3 11। 11th पोजीशन पे P5 का भी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया और अभी एक ही प्रोसेस रिमेनिंग है जो कि है P4, उसका बर्स्ट टाइम 5 यूनिट्स इतना बाकी था। तो 11 + 5 16 और ये 16 पोजीशन पे फाइनली सारी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है।
सेम यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपको दिया है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, और एग्जिट टाइम को कंप्लीशन टाइम भी बोलते हैं हम लोग, और वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। और इस टेबल में आपको टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम हर एक प्रोसेस का कैलकुलेट करके दिया है। हम एक प्रोसेस का देख लेते हैं। जैसे प्रोसेस P1 गिवन है, P1 का एग्जिट टाइम है 4, सो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला का क्या है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, और P1 का अराइवल टाइम है 3, सो एग्जिट टाइम मतलब 4 माइनस अराइवल टाइम 3, सो 4 माइनस 3 1, सो टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज 1। एंड वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, सो P1 का टर्न अराउंड टाइम है 1 और P1 का बर्स्ट टाइम भी है 1, सो 1 माइनस 1 0। और इसी तरह से बाकी चारों प्रोसेसेस का टर्न अराउंड और वेटिंग टाइम यहाँ पे कैलकुलेट किया है। उसके बाद आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना होता है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सारी प्रोसेसेस के टर्न अराउंड टाइम की एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब 5 प्रोसेसेस, और एवरेज वेटिंग टाइम के लिए सारी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम की एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि है 5। सो इस तरह से एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका आ जाता है 7 यूनिट्स और एवरेज वेटिंग टाइम आपका आ जाता है 3.8 यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको SGF एल्गोरिदम क्लियर हो गया हो। SGF इज़ प्रीएम्प्टिव एज वेल एज नॉन प्रीएम्प्टिव। सो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है प्रीएम्प्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंट करके सॉल्व करना है या नॉन प्रीएम्प्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंट करके सॉल्व करना है। अगर दोनों ऑप्शंस नहीं दिए तो चॉइस इज योर्स, ठीक है। अगर कुछ क्वेरीज है तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन दी कमेंट बॉक्स। स्टे ट्यून, हैव अ ग्रेट डे।